Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 15, Air Around Us. In this chapter, we are going to learn, is air present everywhere around us? What is air made up of? Like water vapor, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, dust, and smoke made up of air. Okay. Now, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? How is the oxygen in the atmosphere replaced? So, in this chapter, we will find this all these questions answer. Okay. So, let's start. We have learned in chapter 9 that all living things require air. But have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. You notice it when the leaves of trees rustle or the clothes hanging on a clothesline soil. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftops. तो चैप्टर 9 में हम देख चुके हैं कि लिविंग थिंग्स जो होता है, हर एक लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत पड़ता है ना। बट एयर कभी हम लोगों ने देखे नहीं, एयर दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग महसूस कर सकते हैं कि एयर है। जैसे कि जो ट्रीज होता है उसका लीव्स जो है वो हिलता है, उसको देख के हमें पता चलता है कि एयर जो है वो ब्लोन हो रहा है। फिर कपड़ा जो हम लोग टांगते हैं सूखने के लिए, कपड़ा हिलता है ना। फिर कोई बुक्स अगर ओपन करके आप रखते हैं, हवा चलता है तो वो बुक्स का पेज अपने आप पलटने लगता है। फिर हवा रहता है, इसलिए जो काइट होता है उसको हम लोग उड़ा पाते हैं। ओके, तो चैप्टर 5 में एक्टिविटी 3 जो हम लोगों ने किए थे, सैंड और सॉडस्ट को विनोइंग प्रोसेस से हम लोग अलग किए थे, है ना। तो यहाँ पे ये विनोइंग प्रोसेस जो है ये और इफेक्टिव होता है जब हवा थोड़ा तेज होता है, हवा जब बहता है उस टाइम। ओके, सो बहुत तेज हवा जब बहता है तो उस टाइम क्या होता है, उसको हम लोग स्टॉर्म्स कहते हैं। और स्टॉर्म्स इतना खतरनाक होता है कि वो एक बड़ा सा पेड़ को भी अप्रूट कर सकता है, जड़ से उखाड़ सकता है, और घर का छत भी उड़ा ले जा सकता है। इतना खतरनाक होता है स्टॉर्म्स। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? फिरकी के साथ कभी आपने खेले हैं? तो यहाँ पे आपको फिरकी बनाना सिखाया जा रहा है। लेट अस मेक अ फिरकी फॉर आवर ओन। तो चलो खुद के लिए एक फिरकी बनाया जाए। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शोन इन फिगर 15.2। फिगर 15.2 में जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ये आपको फॉलो करने हैं। ओके, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। डज द फिरकी रोटेट? What makes a फिरकी rotate? Moving air is not it. Have you seen weathercock? It shows the direction in which the air is moving at that place. तो फिरकी किस तरह से बनाया जाता है आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ना। 15.2 जो है उस फिगर को आप ध्यान से देखो तो समझ जाओगे फिरकी किस तरह से बनता है। ओके, तो इस तरह से फिरकी आपको बनाने हैं। फिरकी के जो स्टिक आप लगाते हैं उसको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे इस तरह आप करोगे तो वो फिरकी जो है वो रोटेट होने लगता है। तो रोटेट क्यों होता है? बेसिकली हवा के लिए। ओके, और ये वेदरकॉक आपने कभी देखे हैं? वेदरकॉक जो होता है ये एयर का डायरेक्शन बताता है। ओके, सो नाउ इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे चारों तरफ हर जगह पे एयर प्रेजेंट है? क्लोज योर फिस्ट। व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई टू फॉलो एक्टिविटी टू फाइंड आउट। हाथ का मुट्ठी अगर बंद कर लेते हैं हम लोग, इसके अंदर कुछ रहता है? कुछ नहीं है, राइट।
2 आप देखो, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? तो एक खाली बॉटल आपको लेने के बाद वो बॉटल के अंदर कुछ है नहीं है, उसको जब टर्न करोगे, उसका जो आप साइड डाउन कर दोगे तो उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या करना है आपको, इस तरह एक बर्तन में, जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे 15.4 फिगर में एक बर्तन में पानी लिया गया है, इस तरह एक बर्तन में पानी लेना है और उस बॉटल को उल्टा करके बिल्कुल पानी उसके अंदर डाल देना है, पानी के अंदर प्रेस करके। क्या बॉटल के अंदर पानी जाएगा? नहीं जाएगा। एक्टिविटी करके देखो आप, फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे, टिल्ट करके जब अंदर करोगे तो उसके अंदर पानी जाएगा, लेकिन उसमें से आपको कुछ बबल्स निकलते हुए नजर आएगा और कुछ साउंड भी होने लगेगा। तो एक्चुअली क्या था उसके अंदर? उसके अंदर एयर था। तो कोई भी चीज खाली नहीं होता है, उसके अंदर एयर से भरा हुआ रहता है। तो हमारा मुट्ठी जो बंद की थी उसमें भी एयर था। यस, यू आर राइट, it is air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air has occupied. तो हाँ, इसके अंदर क्या था? एयर था। तो बॉटल को जब हम लोग इस तरह रखे थे तब भी एयर था, जब उसको घुमा दिए थे ढक्कन खोल के तब भी उसके अंदर एयर था, और इसको जब पानी के अंदर सीधा हम लोग डाल रहे थे तो अंदर का जो एयर है उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ओके, तो इसलिए एयर निकल नहीं पा रहा था, और जब एयर से भरा हुआ है तो पानी कैसे जाएगा? बॉटल तो पूरी तरह से भरा था, तो इसलिए पानी अंदर नहीं जा रहा था। फिर जब उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके अंदर करते हो तो वहां से हवा निकलने का उसका जगह मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से हवा जो है वो निकल जाता है और फिर बॉटल भर जाता है। This activity shows that air occupies space. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? एयर जो है वो पूरे स्पेस ऑक्युपाई करके रखता है। उस बॉटल जो है पूरा एयर से भरा हुआ था और एयर हमारे चारों तरफ है, हर जगह पे है। ओके, एयर का कोई कलर नहीं होता है और एयर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमारे और आपके बीच में भी एयर है। ओके, बट फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एयर के अंदर से साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. तो हमारा जो अर्थ है चारों तरफ से एक पतला हवा का लेयर से घिरा हुआ है। ओके, ये लेयर जो है ये अर्थ सरफेस से काफी किलोमीटर ऊपर तक है। ओके, अर्थ सरफेस से काफी किलोमीटर ऊपर तक एक एयर है और इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हम लोग जितना ऊपर जाते हैं एयर उतना कम होता जाता है, एयर प्रेशर जो है ऊपर में कम है। ओके, नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो माउंटेनर्स होते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों चढ़ते हैं? है ना, क्योंकि ऊपर में एयर जो है कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ना होता है। हमारे जरूरत जितना ऑक्सीजन का है उतना मिलता नहीं है ऊपर।
नाउ व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर क्या चीज से बना हुआ है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Experiments have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. तो 18th century के पहले तक, 1800 साल के पहले तक लोगों का यही सोच था कि एयर जो है वो बस एक ही सब्सटेंस है, ओके, कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है एयर। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट करते हुए पता चला कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। एयर जो है वो बहुत सारा गैसेस का मिक्सचर है, ओके। तो अभी जो मेजर मिक्सचर से ज्यादा जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो नंबर 1 पे वाटर वेपर। We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surfaces. The presence of water vapor in the air is important for the water cycle in nature. तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एयर जो है एयर कंटेन करता है वाटर वेपर को, यानी कि वाटर वेपर एयर में मिला हुआ रहता है। और हम लोग ये भी देखे थे कि कोई एक कोल्ड सरफेस, जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, एक वाटर का ग्लास लिए थे, उसमें आइस डाल के रखे थे, तो उसके सरफेस से पानी आके जम जा रहा था, राइट, उसके सरफेस में पानी दिखाई दे रहा था अचानक से। तो क्यों? कोल्ड सरफेस जब होता है तो एयर जो है वो एयर में जो वाटर वेपर होता है कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, ओके। तो ये जो वाटर वेपर है ये एयर में प्रेजेंस रहना बहुत ही जरूरत है। क्यों? नहीं तो वाटर साइकिल जो है नेचर में वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो वाटर साइकिल के लिए वाटर वेपर जो है वो एयर में रहना काफी जरूरी है। देन ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3, in the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on a table. Light both the candles. Cover one of the candles with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. Do both the candles continue to burn or go off? You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. What can be the reason for this? Think about it. तो एक्टिविटी 3 जो है ये आपके टीचर के प्रेजेंस में करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अभी आप लोग घर पे है तो घर पे बड़े किसी के सामने ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं, ओके। 2 कैंडल आपको लेना है सेम लेंथ का, लेके दोनों को प्लेस करना है कोई टेबल के ऊपर, बर्न करना है दोनों को, ओके। जलाने के बाद एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से एक कैंडल को ढक देना है जहाँ की दूसरा खुला रहेगा। अब उसको ऑब्जर्व करते रहना है आपको थोड़ी देर तक, क्या दोनों कैंडल जलेगा कि दोनों बुझ जाएगा, या कोई एक जलेगा एक बुझ जाएगा, क्या होगा? कोई आइडिया है आपको? उसमें से जो कवर किए हैं आप ग्लास से जिस कैंडल को, वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगा, ओके। और दूसरा जो था वो जलता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो इसका रीजन क्या है? It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which support burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. तो ग्लास से जब कवर कर दिया गया था और वो बुझ गया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर जो ग्लास के अंदर जो चीजें हैं, एयर से जो चीज मिल रहा था वो लिमिटेड था और वो आगे और नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो कैंडल जो है वो बुझ गया। और बाहर वाला कैंडल तभी भी जल रहा है क्योंकि उसको कंटिन्यूअस एयर सप्लाई मिल रहा था। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एयर में कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, और वही सब्सटेंस है ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन जो है वो कोई भी चीज को बर्न होने में मदद करता है। विदाउट ऑक्सीजन आप कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकते। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ना रहे तो बर्न होगा ही नहीं, ओके। नेक्स्ट, नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट?
This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. तो ये एक्टिविटी 3 जो हम लोगों ने किया अभी, इसमें हमें पता चला कि उस ग्लास के अंदर एयर तो है, एयर का एक कंपोनेंट जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी कुछ और कंपोनेंट्स है, लेकिन वो एयर जलने में मदद नहीं करता। तो एयर में जो मैक्सिमम चीजें है, मैक्सिमम पार्ट जो है जो जलने में मदद बिल्कुल नहीं करता है, वो है नाइट्रोजन। ओके, तो एयर का मेजर पार्ट जो है वो है नाइट्रोजन। देन कार्बन डाइऑक्साइड। In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to excesses of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings. तो एक बंद रूम में आप रहते हो और कोई चीज को अगर जलाते हो तो आपको सफोकेशन फील होता है, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। ये क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज जला रहे हो तो जल तो रहा है ऑक्सीजन की मदद से, लेकिन जलने के बाद वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं और काफी दूसरे गैसेस भी रिलीज करते हैं जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ज्यादा हो जाता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होता है। ओके, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स होता है वो बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है रेस्पिरेशन के लिए। ओके, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ओके, तो ये जो सूखा पत्ता या जो क्रॉप डिस्कार्डेड रिमेन्स जो होता है, लीव्स वगैरह, ये सारी चीजें हमें बर्न नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जलाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट, डस्ट एंड स्मोक। The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. तो फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। स्मोक क्या होता है? स्मोक कुछ गैसेस को कंटेन करता है और फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें प्रेजेंट रहता है और ये हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है ये स्मोक। That is why you see long chimneys in factories. This takes the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. तो इसलिए आप देखेंगे कि जो चिमनी होता है वो कितना हाइट तक होता है ताकि उसका स्मोक जो है वो सीधा ऊपर में चला जाए, हमारे नाक तक ना आए। लेकिन जो बर्ड्स ऊपर से उड़ रहे हैं उसके नाक में तो पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए काफी हार्मफुल है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमेशा एयर में प्रेजेंट रहता है। नाउ एक्टिविटी 4, फाइंड द sunny room in your school or home. Close all the doors and windows with curtains pulled out to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little, in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको करना क्या है, रूम घर पे या स्कूल पे एक रूम ऐसा रूम लेना है जहाँ पे सनलाइट आता हो। ओके, उस रूम को पूरा कर्टन वगैरह से उसका विंडो डोर जो है उसको कवर कर लेना है और फिर थोड़ा सा ओपन करना है, चाहे विंडो के एक साइड से ओपन करो या फिर डोर के थोड़ा सा ओपन करना है ताकि सनलाइट थोड़ा सा अंदर आ पाए। ओके, डू यू सी सम टीनी shining particles moving in the beam of sunlight? What are these particles? During winters you might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees in which dust particles appear to dance merrily around.
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटा छोटा चीज चमक रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है ना, वो जो सनलाइट जिस जगह से अंदर आ रहा है। तो ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ये क्या है, यही डस्ट पार्टिकल्स है। विंटर सीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, this shows that air also contain dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. तो ये जो एक्टिविटी है इससे हमें क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि एयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को भी कंटेन करता है। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, कि कितना डस्ट पार्टिकल्स है एयर में, हर जगह पे बराबर डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहता है, कई जगह पे कम हो सकता है, कई जगह पे ज्यादा हो सकता है। We inhale air when we breathe through our nostrils. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. तो हम लोग जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उस टाइम में डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोग नाक से जब सांस लेते हैं, नाक के अंदर देखोगे छोटा छोटा बाल होता है, तो बाल जो है वो एयर को फिल्टर करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो वहीं पे रोक लेता है। ओके, तो इसलिए मुंह से सांस हमें नहीं लेना चाहिए, हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। Bojo is asking you, why do you think the policeman in figure 15.8 is wearing a mask? तो यहाँ पे बोजो ये आपसे पूछ रहा है कि फिगर 15.8 में जो पुलिसमैन दिखाई दे रहा है वो मास्क पहने हुए क्यों है। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके अभी। Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. तो आप भी कभी शायद पिटाए होंगे आपके मम्मी पापा से मुंह से सांस लेने के चक्कर में, है ना? क्यों? क्योंकि मुंह से अगर सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है। ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सीधा अंदर चला जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है। ओके, we may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particles. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variations in the composition of air from place to place. तो अब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर जो है उसमें कुछ गैसेस रहता है सॉरी वाटर वेपर रहता है और डस्ट पार्टिकल्स रहता है। अब जो गैसेस रहता है उसमें मेनली नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट का, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा, और बाकी और कुछ गैसेस उसमें प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे ये जो कंपोजिशन है गैस का, ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मात्रा में रहता है, ये हमने देखे हैं। तो ज्यादा मात्रा में कितना ज्यादा, ये दोनों मिलके, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एयर का 99% कंप्लीट हो जाता है, और बाकी जितने सारी चीजें हैं वो सब मिलके 1%। ओके, द रिमेनिंग 1% इज constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor। तो बाकी का जो 1% है वो 1% में रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स और जितने अदर गैसेस हैं वो सारे। Okay, now पहले wants to know why the transparent glass of windows, if not wiped off regularly, appears hazy। तो अब पहले आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, शीशा होता है, उसको अगर रेगुलर साफ नहीं किया जाए तो वो हिजी क्यों हो जाता है, साफ साफ क्यों नहीं दिखता। बोजो wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object। तो बोजो ये जानना चाहते हैं कि जब कहीं पे आग लग जाता है तो किसी को अगर आग पकड़ लेता है तो वुलन ब्लैंकेट उसके बॉडी के चारों तरफ से क्यों लपेट दिया जाता है।
ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट जो वो जो पूछे थे आपसे कि पुलिसमैन मास्क पहने हुए क्यों है, क्योंकि वहां पे वो काम कहाँ पे कर रहे हैं, रोड पे, और रोड पे जब गाड़ी वगैरह चलते हैं तो बहुत स्मोक वहां पे होता है और बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी होता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए वो मास्क पहने हुए हैं ताकि उसके बॉडी के अंदर वो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स ना जाए अंदर। ओके, तो पहले यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विंडो को अगर हम लोग ना पोछे रेगुलर बेसिस पे तो ये हेजी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें डस्ट जम जाता है। ओके, तो इसलिए वो हेजी हो जाता है। देन बोजो वांट्स टू नो व्हाई ड्यूरिंग एन ओके फायर, जब आग जब लगता है तो उस टाइम किसी के बॉडी में आग लगने से उसको वुलन क्लॉथ, वुलन ब्लैंकेट से लपेटने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि वुलन ब्लैंकेट जो होता है काफी मोटा होता है, उससे अगर लपेट देते हैं तो बाहर से हवा जो है उसके बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता। जैसे हम लोग वो एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें हम लोग ग्लास से कैंडल को ढक दिए थे तो कैंडल बुझ गया था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो है बंद हो गया था, उस कैंडल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। तो किसी के बॉडी में अगर आग लगता है तो उनके बॉडी तक ऑक्सीजन को हमें नहीं पहुंचने देना है, तो इसलिए हम लोग अगर वुलन ब्लैंकेट जो मोटा होता है उससे लपेट देते हैं तो ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाता उसके बॉडी तक, तो आग बुझ जाता है। ओके, नाउ हाउ डज oxygen become available to animals and plants living in water and soil। तो पानी में और मिट्टी में रहने वाला एनिमल्स प्लांट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। एक्टिविटी 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी टीनी बबल्स ऑन द इनसाइड। तो आप पानी को जब उबालने जाते हैं उसको वो उबालने के पहले आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है, बबल्स देखने को मिलता है ना। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसॉल्व इन इट escapes, as you continue heating the water itself turns into vapor and finally begins to boil। We learned in chapters 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो छोटा छोटा बबल्स आपको देखने को मिल रहा है वो बेसिकली एयर। ओके, जब हम लोग हीट देते हैं तो वो एयर जो है वो एस्केप होने लगते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं, और इसके साथ साथ वो वाटर जो है वो भी इवापोरेट होने लगता है और फिर धीरे धीरे हीट मिलते मिलते वो बॉयल होने लगता है। ओके, और चैप्टर 8 और 9 में हम लोग देखे थे कि जो पानी में रहने वाला एनिमल्स है वो पानी में मिला हुआ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसी को वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इट्स नॉट इट हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। तो जो सॉइल के अंदर रहने वाला ऑर्गेनिजम्स है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए, तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा। उसके पहले देख लेते हैं, यहाँ पे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। Here is a question from Paheli, will the teeny air bubbles seen before the water actually boils also appear if we do this activity by preheating boiled water kept in an airtight bottle? If you do not know the answer, you may try doing it and see yourself। तो यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि वो जो टीनी बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली एयर है, तो अगर वाटर को पूरी तरह से बॉयल कर लिया जाए और फिर उसको दोबारा अगर बॉयल करते हैं तो क्या उसमें रहेगा। तो एक बार बॉयल करके उसको एयर टाइट कंटेनर पे बंद करके रखना है और फिर दोबारा उसको बॉयल करना है, तो क्या उस टाइम भी उसको उस पर टीनी ड्रॉपलेट्स रहेगा, टीनी बबल्स रहेगा। तो ये पहले का क्वेश्चन है, इस एक्टिविटी को करके देखना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, टेक अ lump of dry soil in a beaker or a glass, add water to it and note what happens। Do you see bubbles coming out from soil? These bubbles indicate the presence of air in the soil। तो अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा मिट्टी लेना है, लेके एक बीकर में और एक ग्लास में आपको रखना है, देन add water to it, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है and note what happens।
अब आपको देखना है कि क्या हो रहा है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल? क्या आपको बबल्स बाहर आने में दिख रहा है? दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। तो ये जो बबल्स है ये बताता है कि उस सॉइल के अंदर भी एयर है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and that the plant's roots respire in this air. तो जब हम लोग वाटर सॉइल के अंदर डालते हैं तो उसमें से एयर जो है वो डिप्लेस होता है इस बबल्स के रूप में। ओके, थोड़ा सा सॉइल आप लेंगे, ऊपर से पानी जब गिराएंगे तो उसमें से बबल्स निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, उस सॉइल में भी एयर है। तो इस तरह उस मिट्टी में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स जो है, प्लांट्स के रूट्स जो है, वो उसी एयर से रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by animals living in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. तो बहुत सारे होल्स वगैरह करते हैं, बहुत एनिमल्स जो मिट्टी के अंदर रहता है वो देखोगे बहुत होल्स करते हैं आने जाने के रास्ता बनाने के लिए, रहने के लिए, है ना। तो ये होल्स जो है ये भी मदद करता है हवा को मिट्टी के अंदर जाने में आने में। ओके, however when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? तो जब ज़्यादा बारिश होता है उस टाइम ये मिट्टी के बीच में जो स्पेसेस होता है उसमें पानी भर जाता है। ओके, तो पानी भर जाता है तो उसमें एयर नहीं रह पाता, उस टाइम एयर जो है बबल्स के रूप में बाहर आ जाता है। तो उस टाइम उस मिट्टी के अंदर रहने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है उसको सांस लेने के लिए एयर तो प्रेजेंट होता नहीं है। तो जब हेवी रेन होता है तो वो ऑर्गेनिजम्स को बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए आपको याद होगा कि सिर्फ बरसात में ही आपको अर्थवर्म जो है वो बाहर घूमते हुए नजर आता है। दूसरे सीजन में क्या आप देखते हैं अर्थवर्म? नहीं देख पाते। बेसिकली वो जब बरसात का मौसम होता है उसी टाइम वो बाहर आता है, क्योंकि अंदर वो सांस नहीं ले पाता, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, सारे एनिमल्स यूज कर रहे हैं, सारे प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? ये खत्म क्यों नहीं हो जा रहा? कोई चीज हम लोग रेगुलर यूज करते रहे तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई ऑक्सीजन डाल रहा है एटमॉस्फेयर में। तो कौन डाल रहा है, कौन ऑक्सीजन मिला रहा है एटमॉस्फेयर में, क्या पता है आपको? राइट, प्लांट्स। In chapter 7 we read about photosynthesis. In this process plants make their own food and oxygen is producing along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. तो चैप्टर 7 में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब ये खाना जब प्लांट्स अपना खुद का बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उस टाइम वो ऑक्सीजन भी बना लेता है। ओके, और ये ऑक्सीजन जो है प्लांट भी यूज करता है। तो प्लांट जो ऑक्सीजन बनाता है वो कई गुना ज्यादा होता है जितना वो यूज करते हैं उससे। तो वो यूज करने के बाद जितना एक्सेस ऑक्सीजन होता है वो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। It is obvious that animals cannot live without plants. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. तो obviously कोई भी animal जिंदा नहीं रह पाएगा अगर plants ना हो तो। क्यों? क्योंकि plants ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। But एनिमल्स के बिना भी प्लांट्स का सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल भी रिलीज करता है। ओके, और प्लांट्स कब रिलीज करता है? जब वो रेस्पिरेशन करता हो, यानी कि रात के टाइम पे।
लेकिन दिन के टाइम पे तो उसको सारे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये बैलेंस जो बना हुआ है ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का एक बॉन्डिंग के कारण, ओके, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। We can now appreciate how important air is for life on Earth. Are there any other uses of air? Have you heard about a windmill? तो अब हम लोग इतना तो समझ गए कि अर्थ में लाइफ सपोर्ट करने के लिए एयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। विदाउट एयर कोई सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो क्या इसके अलावा और कोई काम है एयर का? आप विंडमिल का नाम सुने होंगे। The wind makes the windmill rotate. तो एक विंडमिल होता है जो यहाँ पे फिगर में दिया गया है, देखो 15.12 में ये एक विंडमिल है। तो विंड जो है इस विंडमिल को घूमने में मदद करता है। The windmill is used to draw water from tubewells and to run flour mills. Windmills are also used to generate electricity. तो ये विंडमिल जो है ये पानी चढ़ाने में ओके मदद करता है। फिर फ्लोर मिल्स जो होता है उसको रन करने में मदद करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है विंडमिल। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग वेसल्स, ग्लाइडर्स, parachutes and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. तो यहाँ पे एयर जो है वो सेलर का बोट को भी मूव करने में वो जो लगा देते हैं तो मूव करने में मदद करता है। फिर एरोप्लेन जो उड़ता है उसको उड़ने के लिए भी एयर की हेल्प की जरूरत होता है। देन जितने भी बर्ड्स इंसेक्ट्स वगैरह उड़ता है उसको भी एयर की मदद चाहिए होता है उड़ने के लिए। एंड जो सीड का डिस्पर्सल होता है ओके, सीड जो प्लांट सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके गिरता है और फिर नया प्लांट का जन्म होता है। तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है सीड का डिस्पर्सल होने के लिए भी एयर काफी हेल्प करता है। फिर फ्लावर में जो पोलन ग्रेन जो है उसको पोलिनेशन के लिए भी एयर मदद करता है। तो एयर जो है वाटर साइकिल में भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क so that I can clarify it. And now you have to write down the hard words of this chapter and its meaning as well as keywords. Okay, so now bye, have a good day.